1757 ईस्वी में पहली बार जो है प्लासी के युद्ध में भारत पर नींव रखा था, 23 जून 1757। और ये 1947 तक भारत का शोषण करते रहा। क्या करते रहा? शोषण। और पहली बार अपना प्रभुत्व स्थापित किया था बक्सर के युद्ध से 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। उसके बाद से अंग्रेज जो है भारत पर दिनों दिन जो है इसका शोषण करते जा रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपका जितना भी व्यापार हो रहा था, तो पहले अंग्रेज आता था भारत व्यापार करने के लिए, मसाला का हो गया, ये सब चीज़ का हो गया। लेकिन अब जो है कुछ समय के बाद दिनों दिन जब अंग्रेज प्रभुत्व स्थापित करने लगा भारत पर, तब यहाँ का सामान लंदन जाके अधिक कीमतों पर क्या करने लगा था? बेचने लगा था। तो मेन चैप्टर यही है, ठीक है। और इसी में जो है दादा भाई नौरोजी जो बोला था धन का निष्कासन का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? बोला था कि हमारे भारत से एक बहुत बड़ा धन का बहिर्गमन हो रहा है और ये लंदन यूरोप में जाकर उसको क्या कर रहा है? बेचा जा रहा है। तो उसी में आता है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद इसी में आता है अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था 22 मार्च 1793 ईस्वी को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। हुआ स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद जो है अस्थाई बंदोबस्त कितना प्रतिशत भूभाग पर था? 19%। उसके बाद एक रैयत बाड़ी व्यवस्था पढ़ते हैं जो कि मद्रास बम्बई के कुछ हिस्से में ये प्रारंभ हुआ था। मद्रास बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल और असम में प्रारंभ हुआ था। कौन सा? रैयत बाड़ी। उसके बाद रैयत बाड़ी जो है व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में तमिलनाडु के 12 महल जिले में प्रारंभ हुआ था 1792 ईस्वी में, और अलेक्जेंडर रीड ने किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर रीड। उसके बाद आता है महालबाड़ी व्यवस्था जो कि आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्र पर प्रारंभ हुआ था, और ये हॉल्ट मैकेंजी ने किया था 1822 में। कब किया था? 1822। अब क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा कि भूमि का मालिक जो है कौन होता था? रैयत बाड़ी व्यवस्था में कौन होता था जमीन का मालिक? कौन होता था? रैयत बाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन होता था? और अब महालबाड़ी में बोलेगा तो रैयत बाड़ी व्यवस्था में कौन? किसान। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार। और रैयत बाड़ी में बोलेगा तो किसान, और महालबाड़ी में बोलेगा तो महाल या मुखिया। तो मेन ये खत्म हो गया, ठीक है, मोटा मोटी। अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ठीक है। ये आपका थ्योरी है। हम बोलते हैं कि थ्योरी एक बार आप घर पे क्या कर लीजिए? पढ़ लिया कीजिए। उसके बाद डब्बा भी जितना है एक बार क्या कर लिया कीजिए? पढ़ लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संघटक थी? कहने का मतलब होम चार्जेज के बारे में जो है कौन सा कथन इसमें सही है? होम चार्जेज के बारे में कौन सा कथन इसमें जो है आपका क्या है? सही है, ठीक है। तो देखिएगा होम चार्जेज क्या था आपका। पहला पॉइंट है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यानी कि लंदन में इंडिया ऑफिस के लिए भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, मतलब कोई भी व्यवस्था वो प्रयोग में कहाँ ले जाया जाता? लंदन में। कौन सा? तो ये क्या हो गया? सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली क्या है? निधि। निधि मतलब एक निकाय, एक सिस्टम। क्या है? सिस्टम। तो होम चार्जेज क्या है आपका? भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली क्या था? एक निधि था। क्या था? निधि। तो ये कौन था? होम चार्जेज। कौन था? कहने का मतलब कि अगर भारत में अंग्रेज का कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसको पैसा या वेतन जो दिया जाएगा वो किससे दिया जाएगा? होम चार्जेज से। किससे दिया जाएगा? होम चार्जेज। लंदन में अगर इंडिया ऑफिस का भरण पोषण हो रहा है तो उसका भी कौन देखेगा? होम चार्जेज। कौन देखेगा? होम चार्जेज। अब क्वेश्चन अगला है, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा
प्रयोग में लाए जाने वाली निधि नहीं। भारत के बाहर अगर कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली निधि ये नहीं है। तो होम चार्जेस समझ गए मोटा मोटी क्या है, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। डब्बा आपको हम बोलते हैं हमेशा कहाँ पढ़ने के लिए, घर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग क्या है। ये टर्म को पकड़ना है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। अगर भारत में ब्रिटिश आयातों पर अगर कुछ ब्रिटिश आयात आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कोई भी सामान, तो उस पे क्या रियायत के लिए क्या दे रहा है, रियायत। अगर लंदन से भारत में कोई सामान आ रहा है तो उसको क्या रियायत दे रहे हैं, तो वही शब्द क्या हो गया, इंपीरियल प्रेफरेंस। क्या हो गया, इंपीरियल। तो समझ गए, यानी भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत को क्या बोलते हैं, इंपीरियल प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं, तो ये टर्म याद रखिएगा, कौन सा टर्म, इंपीरियल प्रेफरेंस, ठीक है। लिखा भी है ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, क्या देखना है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। बोल रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या है, इसका कारण है इस धनिक वर्गों द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। क्या करना, यानी कि जो धनिक वर्ग है वो भू संपत्ति में निवेश करने को क्या तरजीह दिया गया, क्या दिया गया, तरजीह। मतलब वो नहीं कोई, मतलब क्या बोलता है उसको, पैसा को इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। जो भारत के धनिक वर्ग था वो पैसा को इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। तो बताइए भारत में उद्योग लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो यही मेन क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। क्या करना, तरजीह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है आपका 18वीं शताब्दी। कौन सा शताब्दी, 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का कहने का मतलब क्या होता है, 18वीं शताब्दी का कहने का मतलब क्या, 1701 से लेके 1799, 1701 से लेके 1799। तो 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ यानी स्टेपल कमोडिटीज क्या थे। तो ये क्या था, तो कपास था, रेशम था, सोरा था और क्या था, अफीम था। तो 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से, कहां से, बंगाल से, बंगाल से जो निर्यात होता था वो सब पदार्थ का नाम क्या था, कपास था, रेशम था, सोरा था और क्या था, अफीम। कहने का मतलब पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत की धरती पर विराजमान हुआ था। तो वो क्या चीज का व्यापार करने के लिए आया था, मसालों का। किसका हुआ था, मसालों। और मसालों का व्यापार करने के तत्परांत उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। उसके बाद जो है वो दूसरा पुर्तगाली जो व्यक्ति था वो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था, जो कब आया था, 1500 ईस्वी। कब आया था, 1500 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था, 20 मई 1498। दूसरी बार कब आया, 1502 और तीसरी बार कब आया, 1524। तो वास्को डी गामा का मृत्यु भारत में कहाँ हुआ, कोचीन में हुआ और 24 दिसंबर 1524, 24 दिसंबर 1524, ठीक है। जब वो आया था तो ये उसके बाद कपास, रेशम, सोरा, अफीम, डच सब जो आया था ये सब का व्यापार कर रहा था ना। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि इस्तमरारी व्यवस्था, क्या बोल रहा है, इस्तमरारी, ठीक है। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन किया था, लॉर्ड। इस्तमरारी बंदोबस्त को ही हम लोग
अस्थाई बंदोबस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थाई बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? अस्थाई बंदोबस्त। इसी को हम लोग जागीरदारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जागीरदारी। क्या बोलते हैं? जागीरदारी। और इसी को हम लोग माल गुजारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माल गुजारी। माल गुजारी। कुछ भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन 1786 से 93। कब हुआ था? 93। और ये अस्थाई बंदोबस्त जो प्रारंभ किया था 22 मार्च 1793। 1793। तो बोलेगा अस्थाई बंदोबस्त कब किया था? 22 मार्च 1793। कौन कौन सा क्षेत्र में किया था? बंगाल। कहाँ किया था? बंगाल। उसके बाद बिहार, उसके बाद उड़ीसा। कहाँ किया था? उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और उत्तरी बनारस का कुछ क्षेत्र में ये किया था। ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी या जागीरदारी या मालगुजारी कुछ भी बोलेगा तो क्या मारिएगा? कॉर्नवालिस। क्या मारिएगा? एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये कितने जमीन पर ये किया था? 19%। कितना पे किया था? कितने भूभाग पर किया था? 19% पे। तो कौन सा व्यवस्था? अस्थाई बंदोबस्त। और एक क्वेश्चन और पूछता है इसका भूमि का मालिक कौन होता है? जमींदार। कौन होता है? जमींदार। इसलिए तो इसको जागीरदारी और मालगुजारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस्तमरारी बंदोबस्त कंप्लीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना? 6। कितना देखिएगा अब? 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक चीज और याद रख लीजिएगा, इसी में छूट गया था। इसमें जो है 10/11 भाग कंपनी को देना रहता था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए पास खुद रखता था। किसमें? अस्थाई बंदोबस्त में। कितना है? अस्थाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्या देखिएगा? 6 बोल रहा है किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? तो बताइए कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन होगा? कब हुआ था? 22 मार्च 1793। 22 मार्च 1793। इसमें कंपनी को कितना देना पड़ता था? 10/11। और खुद अपने पास कितना रखना होता था? 1/11। कितना प्रतिशत पर करता था? 19%। कितना प्रतिशत पर? 19%। तो ये कंप्लीट हो गया। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, किसने बंगाल में चिर अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? तो कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये चिर अस्थाई बंदोबस्त जैसे मैं बोलेगा तो क्या समझिएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? तो बताइए चिर अस्थाई, मालगुजारी या बोलेगा आपका विसेबदारी प्रथा, तो कौन सा हो जाता है? अस्थाई बंदोबस्त कौन दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। तो ये चिर अस्थाई टर्म याद रहेगा ना? चिर अस्थाई कौन हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 8। कितना देखते हैं? 8। फिर वही क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? तो किससे किया गया था? जमींदार। किससे किया गया था? और ये क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछा है और एमपीपीएससी भी पूछा है। ठीक है। आगे मिलेगा। उसमें पूछा था अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन होता है? तो कौन होता है? जमींदार। और रैयत बाड़ी में भूमि का मालिक कौन होता है? किसान। कौन होता है? किसान। तो रैयत बाड़ी में कौन होता है? किसान। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। कितना है? 9। 9 को देखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? बताइए। तो किसके साथ? जमींदारों के साथ। किसके साथ किया गया था? जमींदार। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदार के साथ। किसके साथ किया गया था? और अस्थाई बंदोबस्त में कौन नाखुश हो गया था? तो किसान। कौन हो गया था? किसान। क्योंकि भूमि का मालिक किसको सौंप दिया था? जमींदार को। तो किसान क्या हो गया था? रूठ गया था। क्या हो गया था? तो पूछता अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन? जमींदार। कौन था? जमींदार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बोल रहा है किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जहां अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था या मालगुजारी या विसेबदारी ये सारा आएगा, क्या मारिएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कितना मारिएगा? कितना प्रतिशत भूभाग पर करता था? 19। कितना पे? 19। कंपनी को कितना देता था? 10/11। 10/11। और स्वयं कितना रखता था? 1/11। 1/11। और भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार। कौन होता था? जमींदार। चलिए क्वेश्चन नंबर
11, क्या देखेंगे? 11। देखिए लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। कब किया गया? 1793। 1793। तो याद रखिएगा 22 मार्च 1793। कब किया गया था पूरा डेट के साथ? 22 मार्च 1793। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793 ईस्वी को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल बोलेगा तो 1786 से 93। 1786 से 93। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कितना है? 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित में से प्रावधानों में से किस एक को सामान्यता इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? पहला ऑप्शन देखिए, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, यह क्या है? गलत है। तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त नहीं। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार को अधिपति नहीं बना रहा था। ठीक है, वो तो सिर्फ मुनाफा खोज रहा था, देख रहा था अगर जमींदार हमको अच्छा सा टैक्स नहीं देगा तो हम डायरेक्ट किससे लेंगे? किसान से। किससे लेंगे? किसान। तो इसमें होता था क्या कि जमींदार, मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार को दे दिया तो जमींदार किसान को देता था, किसान से जमींदार टैक्स लेता था, फिर जमींदार जाके किसको देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को देता होगा। तो इसमें डायरेक्ट हो गया था। उसके बाद रैयत बाड़ी जो व्यवस्था आ गया था, कंपनी और किसान डायरेक्ट एक दूसरे का क्या हो गया? बिचौलिया बीच में नहीं रहेगा तो पैसा नहीं ना जाएगा। आप लोग भी देखते होंगे, ठीक है, कि अगर बीच में कोई और आ जाता है तो पैसा क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यही कारण था। अगला पॉइंट देखिएगा, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। सही बात है कि न्यायिक पद्धति को क्या बनाया था? अधिक कार्यकुशल। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार का क्या बना दिया था? अधिपत्य बना दिया था। और रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक क्या बना दिया था? सशक्त। क्या बना दिया था? सशक्त। तो इसमें तीनों क्या हो जाएगा? सही। तीनों क्या हो जाएगा? सही। यानी कि रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति क्या था? अधिक सशक्त था। काहे कि जमींदार पूरा ले रहा था, उसमें बीच में क्या था? बिचौलिया नहीं था। क्या बोले? सॉरी, हाँ, तीनों गलत है। हाँ, इसमें पूछ रहा है कौन गलत है। क्या पूछ रहा है? कौन गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तीनों गलत है। अभी बताए थे तीनों क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, और के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है। नीचे क्या था ऑप्शन में? इनमें से कौन सा सही नहीं है। हाँ, तो इसमें तो तीनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। नीचे तो देखे ही नहीं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर कितना? 13। कितना है? 13। देखिए 13 में है, चिर अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों का पट्टा जारी करेंगे और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, यानी चिर अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। क्या करना? तो बोलेगा परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का इसका रीजन क्या था? तो भू राजस्व का क्या करना? राजस्व निर्णय करना। तो बताइए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में क्या किया गया था? लागू। जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट, उसी को क्या बोलते हैं? अस्थाई बंदोबस्त। अगर परमानेंट सेटलमेंट जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
अस्थाई बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई और इस व्यवस्था का बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि क्या करना था, तय करना था। क्या करना था, तय। तो बोलेगा परमानेंट सेटलमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। क्या बोलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 ये आपको जब हम बिहार स्पेशल का करवा रहे थे वहां पे भी क्वेश्चन आया था ना। क्वेश्चन नंबर 15 यहां होगा 1885। क्या होगा, 1885 में बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो कब दिया गया, 1885। तो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत सेट में भी क्वेश्चन हमको मिला है। ठीक है। तो बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब, 1885। 1885, 1885। ठीक है। 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जमींदार और किराएदारों के अधिकारों को क्या किया गया, परिभाषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान में भारत में रैयत बाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। तो रैयत बाड़ी बोलेगा तो देखिए कार्नवालिस होगा, नहीं। कार्नवालिस क्या किया था, अस्थाई बंदोबस्त 22 मार्च 1793। कितना प्रतिशत भूभाग पर, 10/11। कंपनी को कितना देना होता था, सॉरी 10/11। 19% भूभाग पे किया था। कितना पे किया था, कंपनी को कितना देना होता था, 10/11। स्वयं कितना रखता था, और कौन सा क्षेत्र में किया गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कहां, पूर्वी बंगाल, असम। ठीक है। असम में किया गया था और आपका कर्नाटक के कुछ राज्य में किया गया था। तो बताइए अस्थाई बंदोबस्त फिर से बताइए कहां कहां, तो बंगाल, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस प्रखंड, उत्तर प्रदेश के, फिर से बोलिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस प्रखंड और उत्तरी कर्नाटक भी। कौन सा, उत्तरी। तो मेनली बंगाल, बिहार, उड़ीसा याद रखना है। ठीक है। चलिए, तो बोल रहा है कि आपका रैयत बाड़ी व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था, रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है ये मद्रास में हुआ था, बंबई के कुछ क्षेत्र में हुआ था, पूर्वी बंगाल में हुआ था और कहां हुआ था, असम। तो बताइए रैयत बाड़ी व्यवस्था कहां, मद्रास, कहां हुआ था। उसके बाद बंबई का कुछ हिस्सा, मद्रास और बंबई का कुछ हिस्सा, उसके बाद पूर्वी बंगाल, उसके बाद असम और कर्नाटक राज्य में हुआ था। कहां हुआ था, और यह किया था टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। कौन किया था, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। अलेक्जेंडर रीड जो है मद्रास में 1792 ईस्वी के तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में किया था। कौन किया था, ठीक है। तो देखिए अलेक्जेंडर रीड है, टॉमस मुनरो है, तो रैयत बाड़ी व्यवस्था क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो बताइए रैयत बाड़ी के बारे में सब समझ गए, फिर से बताइए रैयत बाड़ी व्यवस्था कहां कहां, मद्रास, बंबई का कुछ हिस्सा, पूर्वी बंगाल, असम और कर्नाटका। कौन सा हो जाएगा, तो बताइए मद्रास में 1820 में कौन प्रारंभ किया था रैयत बाड़ी, कौन किया था, टॉमस मुनरो। कौन किया था, टॉमस मुनरो। 1820 में कहां किया था, मद्रास में। कहां किया था, मद्रास। तो बोलेगा मद्रास में कब किया गया था टॉमस मुनरो, 1820 में। कब किया, 1820। तो याद हो गया मद्रास में कब किया, 1820। कौन किया, टॉमस मुनरो। कौन किया, टॉमस मुनरो। बताओ 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल, तमिलनाडु के 12 महल, तमिलनाडु के 12 महल में कौन किया था, अलेक्जेंडर रीड। कौन किया था, अलेक्जेंडर रीड। कौन किया था, 1792 में। कहां किया था, तमिलनाडु के 12 महल। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कौन चालू किया था, अलेक्जेंडर रीड। कब किया, 1792। कहां किया, तमिलनाडु के 12 महल। उसके बाद 1820 में टॉमस मुनरो महोदय आया और वो कहां किया, मद्रास में। कहां किया, मद्रास में। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा बंबई प्रेसिडेंसी में रैयत बाड़ी व्यवस्था कौन प्रारंभ किया था, एल्फिंस्टन। कौन किया था। तो 3 एगो चीज याद रखना दोस्त, एगो मद्रास याद रखना, एक तमिलनाडु याद रखना और एगो बंबई याद रखना। क्या याद रखना, बंबई।
वही बम्बई जिसका स्थापना किया था गेराल्ड एंगियर ने। कौन किया था? गेराल्ड एंगियर। कौन किया था? गेराल्ड एंगियर। तो एलिफिस्टन कहां से संबंधित था? बंबई से। मद्रास से कौन था? टॉमस मुनरो। और तमिलनाडु के 12 महल जिले से तो अलेक्जेंडर रीड। तो तीनों को पूछता है कि बताइए मद्रास से कौन किया? तो कौन किया? टॉमस मुनरो। कब किया? 1820। 1792 से कौन किया? कौन किया? क्या? नहीं, एल्फिस्टन किया था बंबई से। अलेक्जेंडर रीड नहीं, हम पूछे अभी तमिलनाडु। क्या पूछे? तमिलनाडु। और बोलेगा इसमें कितना प्रतिशत भूभाग पर था? 51। कितना प्रतिशत पर? तो रैयत बाड़ी बोलेगा तो कितना प्रतिशत? 51। अस्थाई बंदोबस्त बोलेगा तो 19%। कितना? अब महाल बाड़ी बोलेगा तो कितना प्रतिशत पर? कितना? 31। कितना प्रतिशत पे? 30 की 31। 30 की 31। देखो तो 30 होगा। कितना होगा? 30। जोड़ घटा नहीं जानता है। कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? अब इसी से सब मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ठीक है, देखिए आप लोग, हम जो पढ़ाएं वही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू किया गया? बताओ कहां किया गया? मद्रास। कहां किया गया? मद्रास। कब किया गया? 1820। 1800। अब बोलेगा पहली बार जो लागू किया था कहां किया था? तमिलनाडु। कहां किया था? तमिलनाडु। कब किया? 1792। 1792। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, लिखा है भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त? अस्थाई। एवं रैयत बाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू किया गया। तो देखो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार और क्या था? उड़ीसा। क्या था? उड़ीसा। रैयत बाड़ी था मद्रास। कहां था? मद्रास। उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद मुंबई। तो खोजो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल किसी में खोजो तो मिला बंगाल। अब रैयत बाड़ी खोजो मद्रास, तो कहां? तो मद्रास। तो दोनों का एक एक दे दिया है तो क्या हुआ? मार दिए। हम तो जान रहे हैं 3-4 जान रहे हैं। कितना जान रहे हैं? जैसे अस्थाई में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी बनारस। कौन सा? बनारस का कुछ क्षेत्र। उसके बाद रैयत बाड़ी में जान रहे हैं तमिलनाडु, मद्रास और बंबई। तमिलनाडु में किया था अलेक्जेंडर रीड। कौन किया था? अब मद्रास में किया था टॉमस मुनरो 1820। अब बंबई में किया एल्फिस्टन। कौन किया? एल्फिस्टन। ठीक है, देखो कहीं क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ठीक है, टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त संबंध है कहां से? बताओ कहां से है? रैयत बाड़ी। कहां से? अगर क्षेत्र पूछता तो क्या बोलते हैं? मद्रास। क्या बोलते हैं? मद्रास। और क्या बोलते हैं? बंबई। क्या बोलते हैं? बंबई। और क्या बोलते हैं? तमिलनाडु। असम। क्या बोलते हैं? असम। तो ये सब क्षेत्र में क्या था? ठीक है, चलिए कर्नाटक का भी कुछ क्षेत्र में था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, मद्रास के रैयत बाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंध था? बताओ कौन था? कहां है मुनरो? यहां टॉमस मुनरो। कब किया? 1820। 1820। कितना प्रतिशत भूभाग पे किया? बताओ कितना प्रतिशत? 51% पे। कितना प्रतिशत पे? 51। पहली बार कौन किया था? तमिलनाडु में। कौन किया था? कौन किया? अलेक्जेंडर रीड। कौन किया था? अलेक्जेंडर रीड। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है रैयत बाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो कौन किया था? टॉमस मुनरो। कब किया? 1820। कितना प्रतिशत भूभाग पे किया? 51। कितना प्रतिशत पे? 51। कितना प्रतिशत पे? कहां किया? मद्रास। कहां किया? मद्रास। और कहां किया? बंबई का कुछ क्षेत्र। कहां किया? बंबई का कुछ क्षेत्र। बंबई का कुछ क्षेत्र। उसके बाद कहां किया? असम में भी किया था। कहां किया? असम। उसके बाद कुर्ग या कर्नाटक का कुछ क्षेत्र में किया था। ठीक है, तो बंबई का कुछ क्षेत्र असम में किया था और कुर्ग या कर्नाटक के क्षेत्र में कुछ किया था। तो ये कौन किया था? रैयत बाड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22
ठीक है, देखिए 22 है, अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? तो बताओ कहां लागू किया था? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। मद्रास में कौन किया था? टॉमस मुनरो। कौन किया था? टॉमस मुनरो। और बंबई में कौन किया था? एलिफिस्टन। कौन किया था? एलिफिस्टन। कौन किया? और तमिलनाडु में कौन किया था? अलेक्जेंडर रीड। कब किया? 1792। तमिलनाडु के 12 महल जिले में कौन किया था? अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड किया था 1792 में। ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, तो कहां से किया था? मद्रास। कहां से किया था? मद्रास से। सर्वप्रथम बोलेगा तो मद्रास, अब पहली बार बोलेगा तो तमिलनाडु के 12 महल जिले में। ठीक है, ये प्रारंभ किया था। क्या किया था? चलिए 24 नंबर देखिए, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतबाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ठीक है, तो ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतबाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो देखिए पहली बात तो ये मद्रास में था। कहां था? मद्रास। उसके बाद देखो बंबई। कहां था? बंबई। उसके बाद कर्नाटका। कहां था? कर्नाटका। कहने का मतलब दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पूरब, यह तीनों क्षेत्र में था। क्या था? तीनों। इधर था क्या? बंबई था, नीचे यहां आसपास कर्नाटका था, मद्रास था, इधर क्या था? असम था और पूर्वी बंगाल। तो उत्तरी भारत छोड़कर ये तीनों रीजन में कौन किया था? कौन किया था? ठीक है, रैयतबाड़ी। कौन सा? तो देखो ये तीनों क्षेत्र कहीं दिया हुआ है, एगो दे दिया पश्चिम भारत, पश्चिम में भी नहीं किया, दक्षिण भारत में किया और पूर्वी, लेकिन ये उत्तरी भारत में नहीं किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों, ये छोड़ के। ठीक है, चलिए ब्रिटिश व्यवस्था में ये समझ गए ना रीजन, रैयतबाड़ी व्यवस्था कौन कौन सा क्षेत्र में? तो एकदम याद रखिएगा, पश्चिम में, दक्षिण में और कौन सा? पूरब में। उत्तर में छोड़ के तीनों जगह किया था। उत्तर में छोड़ के तीनों जगह किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा? 25। ठीक है, 25 बोल रहा है, रैयतबाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार कीजिए। तो बोल रहा है रैयत में किसानों द्वारा, किसके द्वारा? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो ये सही है कि गलत है? सही है, काहे कि रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? किसान। जब भूमि का मालिक किसान होता था, ये लगान किसको देगा? डायरेक्ट सरकार को। किसको देगा? सरकार। जमींदार को तो देगा नहीं, किसको देगा? सरकार को। किसको देगा? तो किसान डायरेक्ट किसको दे रहा है? सरकार। अब देखो सरकार रैयत को पट्टा देती थी। सरकार क्या करती थी? रैयत को क्या देती थी? पट्टा। तो सरकार जो है किसान को क्या देता था? बटैया देता था। क्या देता था? बटैया। पट्टा उसी को ना बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। यानी कर लगाने के पहले, टैक्स लगाने के पहले जो है सरकार क्या करता था? भूमि का सर्वेक्षण करता था और फिर उसका भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद उसका मूल्य निर्धारण करता था। इस बार की फसल में हम इतना पैसा लेंगे तुमसे। ठीक है, तो ये कौन करता था? सरकार। सरकार और किसान के बीच में डायरेक्ट सामंजस्य था। किसमें? रैयतबाड़ी व्यवस्था में। किसमें था? रैयत। तो बताइएगा किसमें जो है किसान बिचौलिया के रूप में था? कौन सा व्यवस्था में? अस्थाई बंदोबस्त में। किसमें था? अस्थाई। किसमें था? अस्थाई। और उसमें भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार। अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ हुआ था 22 मार्च 1793। कितना प्रतिशत भूभाग पे होता था? 19। कितना प्रतिशत पे? कौन सा क्षेत्र था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस का कुछ क्षेत्र था। ठीक है, चलिए बोलेगा रैयतबाड़ी व्यवस्था उत्तर में था कि नहीं? नहीं। दक्षिण में था? पश्चिम में था? पूरब में था? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 26। आज तो पूछना भी है पूरा। क्या करना है? क्योंकि एक एक क्वेश्चन घटना चक्र का बता रहे हैं, कुछ भी नहीं छूट रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। अब देखिए किसान जो है स्वयं भूमि का क्या होता है? मालिक।
कितनी बार बता दिए कि किसान स्वयं भूमि का मालिक होगा तो कौन सा व्यवस्था, रैयत बाड़ी। कौन सा होगा, रैयत बाड़ी। तो खोजो कहाँ है रैयत बाड़ी, ये कौन सा व्यवस्था है, रैयत बाड़ी। और जमींदारी में किस भूमि का मालिक कौन होता था, जमींदार। जमींदारी में जमींदार होता था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 27। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयत बाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। कौन बोला था, थॉमस मुनरो। कौन बोला था, थॉमस। तो कौन बोला था कि रैयत बाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है, कौन बोला था, थॉमस मुनरो या टॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो या टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो बंबई में कब किया था, 1820, मद्रास में। कहा किया था, मद्रास। बंबई में किया था एलिफिस्टन। कौन किया था, एलिफिस्टन, ठीक है। और तमिलनाडु के बारामहल जिले में कौन किया था, अलेक्जेंडर रीड। कब किया, 1792। तो ये क्वेश्चन याद हो गया। रैयत बाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रहा, कौन बोला, टॉमस मुनरो। कौन बोला, टॉमस मुनरो। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। हाँ कहाँ है तुम, तो 27 के बाद क्या होता है, क्या तुम्हारा पुराना है क्या, तब 2019 का अभी तक खत्म नहीं किया है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कैसा है, कथन निष्कर्ष। अभी एग्जाम में कथन निष्कर्ष आ रहा है क्या, कल एग्जाम था कि परसों था, परसों दिया था एग्जाम, तुम भी दी थी, हवलदार दरोगा, क्या, हाँ तो क्या दिक्कत है, चलो हो गया। चलो इधर देखो, तो क्या तुम्हारे जैसा सब बूढ़ा हो गया है यहाँ, चलो इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बोल रहा है, चलो हो गया, इधर देखो, ठीक है। इधर क्या करना है, प्रकाश डालना है, क्या करना है, इधर डालो। ए नंबर में देखो, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। यह सही बात है, क्या है, सही बात है। यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग व्यवस्था लागू किया था ना, कहीं 19% तक, कभी 51% तक, कहीं 30%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आर देखिए, कारण देखिए, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गया। क्या बन गया, अलग अलग वर्ग। सही बात है, ए और आर सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए का क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगर अलग अलग टैक्स लेगा तो क्या होगा, अलग अलग वर्ग बनेगा कि नहीं, ठीक है। जिसको ज्यादा फायदा होगा वो अलग हो जाएगा, जिसको कम होगा वो क्या होगा, रूस जाएगा, नहीं देखता है, ठीक है। उसको ज्यादा काहे माना, हमको भी क्यों नहीं माना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कितना है, 29। अब देखिए 29 में बोल रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भूमि धारण या भू राजस्व विकास विकल्प प्रणाली बनाम क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था मद्रास में था ना, तो ये कब था बता दो तो, 1800। तो ये सही होगा कि नहीं, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में था, उसके बाद कहां था, बिहार, कहां था, बिहार, उसके बाद कहां था, ओडिशा, कहां था, ओडिशा, उसके बाद बनारस, कहां था, बनारस। तो बताओ ये सही होगा। चलो महालबाड़ी व्यवस्था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये भी क्या है, सही। और तालुकदारी प्रणाली बंबई में, जी नहीं, बंबई में कौन सा था, रैयत बाड़ी। क्या था, रैयत बाड़ी। बंबई में कौन सा था, तालुकदारी कहीं पढ़ा नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो है तालुकदारी अभी हम कहीं पढ़े नहीं, और बंबई क्या करें, पढ़े थे, तो बंबई क्या हो जाएगा, रैयत बाड़ी। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत। देखो बॉक्स भी थोड़ा सा इसका, बंबई प्रेसिडेंसी में मुख्यतः रैयत बाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी। तो बंबई में कौन सा था, रैयत बाड़ी। तालुकदारी व्यवस्था शब्द व विशिष्ट राजस्व प्रणाली के रूप में नहीं अपनाया गया, इसीलिए विकल्प डी का युग्म सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित है।
तालुकदारी व्यवस्था मुख्यतः अवध क्षेत्र में प्रचलित था। कहां था? अवध। तो बोलेगा तालुकदारी व्यवस्था कहां था? अवध में। कहां था? अवध। तो कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो बनेगा तालुकदारी व्यवस्था कहां? अवध। और हम कितनी बार बोले हैं कि हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना घटना चक्र को घर में जाके क्या करना है? 2 बार पढ़ना है। क्या करना? एक तो हम पढ़ा दिए और एक बार आप जाके पढ़िएगा तो क्या होगा? ज्यादा आपको फायदा होगा। क्या समझे? ठीक है। दुनिया में कोई ऐसा टीचर उत्पन्न नहीं हुआ जो सिर्फ खुद से पढ़ा के उसका रिजल्ट दिला दे जब तक कि विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा। वो तो एक जरिया है। क्या है? जरिया। क्या है? मोहरा। फिर भी लोग कहते हैं हम ही रिजल्ट देते हैं। तो ये सही बात है क्या? इसमें स्टूडेंट का एफर्ट लगता है। अगर ऐसा कुछ रहता कि घोर के पिला देना तो कितना को पिला दिया जाता? क्या? जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपका रिजल्ट नहीं होगा। सच्चाई यही है। ठीक है, बस इतने मान लो। ठीक है, कोई तुमको बहका रहा है तो तुम बहको नहीं। जब तक तुम घर में नहीं पढ़ेगा किसी का औकात नहीं है कि सिर्फ क्लास से पढ़ के रिजल्ट दे देगा। सच्चाई क्या है? यही है। हम और आप तो एक क्या है? मार्ग बता रहे हैं, रास्ता। क्या है? रास्ता है। तो अब आपके पास फैसला है कि आपको रिजल्ट लेना है कि नहीं। अगर रिजल्ट लेना है तो घर में पढ़िए और टाइम पास करना है बस यहाँ पढ़ के जाके वहां क्या देखना है? शॉर्ट्स। क्या देखना है? बस खत्म। चलिए 30 नंबर देखिए। कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार। क्या कीजिए? विचार। पहला ऑप्शन देखिए, राजस्व संग्रहण के रैयतबाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों का जो है, किसानों का फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान में छूट दी थी। क्या दी थी? छूट। गलत बात है। यानी कि इसमें जो है किसान अगर कहीं फसल क्या हो जाता? खराब हो जाता था, कहीं बारिश आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था तो जमींदार जो है किसान के छाती पे मूंग दरर के फसल लेता था। क्या लेता था? ठीक है, वो तुम्हारा मैटर है। तुम्हारा फसल बर्बाद हुआ क्या हुआ इसका हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुमको हम 100 रुपया बोले थे तुमको 100 रुपया देना होगा। कोई रियायत कोई छूट की बात नहीं था। इसीलिए जो है किसान इससे रैयतबाड़ी व्यवस्था से शोषित हो रहा था। क्या हो रहा था? शोषित। चलिए, हाँ, अस्थाई बंदोबस्त से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल अस्थाई बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदारी नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से क्या करता? हटा दिया जाता था। ये क्या बात है? सही। अगर जो है सही टाइम पे आप अगर टैक्स नहीं दीजिएगा तो आपको जमींदारी व्यवस्था से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो 2 नंबर क्या है? सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। इसका डब्बा भी दिखा देते हैं, हो सकता है आप घर में ना पढ़े। देखिए, राजस्व संग्रहण के रैयतबाड़ी बंदोबस्त के तहत व्यक्तिगत किसान, कौन सा? व्यक्तिगत। जो व्यक्तिगत किसान है वही क्या है? रैयत है। क्या है? रैयत। ठीक है, व्यक्तिगत किसान या रैयत सीधे सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। कहने का मतलब रैयत जो है डायरेक्ट जो है अपना टैक्स किसको देता था? सरकार को। किसको देता था? सरकार। ये किसमें था? रैयतबाड़ी में। और अस्थाई बंदोबस्त में है किसान जो है अपना टैक्स किसको देता था? जमींदार को। और जमींदार किसको देता था? सरकार को। किसको देता था? सरकार। अब देखिए, खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट नहीं दी जाती थी। अगर फसल क्या हो गया? खराब, या प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में अगर फसलें आ गई तब पर भी उसको रियायत या छूट का कोई प्रावधान नहीं था। कौन सा व्यवस्था में? रैयतबाड़ी व्यवस्था में। किसमें? रैयत। अगला देखो, खराब फसलों या प्राकृतिक आपदाओं के लिए राजस्व भुगतान में कोई स्पष्ट छूट या लगान से मुक्ति प्रदान नहीं की जाती थी, बल्कि कभी कभी कुछ राहत प्रदान की जाती थी और उनका लगान थोड़ा घटा दिया जाता था। अतः कथन 1 क्या है? सही नहीं है। ठीक है, तो रैयतबाड़ी व्यवस्था समझ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 31। कितना? 31। क्वेश्चन नंबर कितना? 31। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब किया गया?
1900 ईस्वी में। कब किया गया? 1900। तो बोलेगा पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900। आपको बताए थे कि बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था कब? 9 जून 1900। किस रोग से हुआ था? हैजा से। किससे हुआ था? हैजा। तो 1900 जैसे बात आया, बताए थे बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को। कब हुआ था? 9 जून 1900। किस रोग से हुआ था? हैजा से। किस रोग से? हैजा। अब देखिए डब्बा देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब? 1900। बोलेगा पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900। और कृषकों की भूमि गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफी हद तक क्या था? नियंत्रित हो गया था। तो आपको बस इतना ही याद रखना है दोस्तों, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब हुआ? 1900। कब हुआ? 1900। बताओ अस्थाई बंदोबस्त कब प्रारंभ हुआ? 22 मार्च 1793। 22 मार्च 1793। बताओ माल गुजारी व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ? 22 मार्च 1793। बताओ बिसेबदारी प्रथा, बताओ अस्थाई बंदोबस्त भारत के किन किन क्षेत्रों में हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। कितना प्रतिशत भूभाग पर हुआ? 19। कितना प्रतिशत पर? 19। कितना प्रतिशत पर? 19% पे। चलो बताओ इसमें कंपनी को कितना भाग देना होता था? 10/11। और स्वयं अपने पास कितना रखता था? 1/11। कितना? 1/11। बताओ कि अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार। कौन होता था? बताओ भूमि का मालिक किसान किसमें होता था? रैयतबाड़ी में। बताओ रैयतबाड़ी व्यवस्था कहां कहां प्रारंभ हुआ था? मद्रास, बंबई के कुछ क्षेत्र, उसके बाद पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग का क्षेत्र में। कौन सा? कुर्ग। चलो एक बार फिर से याद करो। पहला बंबई, पहला बंबई, दूसरा मद्रास, दूसरा मद्रास, उसके बाद पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, उसके बाद असम। जब असम आप पूरब में गए, थोड़ा सा पूर्वी बंगाल को भी ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा? तो पहला तो नीचे जाइए, दक्षिण में क्या? मद्रास, पश्चिम में क्या? बंबई। अब पूरब में जाइएगा तो पूर्वी बंगाल और असम, पूर्वी बंगाल और असम। इसलिए बोला जाता रैयतबाड़ी व्यवस्था भारत के 3 क्षेत्रों में था, पश्चिम में, दक्षिण में और कहां? पूरब में, उत्तर में छोड़कर। कितना प्रतिशत भूभाग पर था? 51। कितना प्रतिशत पर? 51। बताइए मद्रास में पहली बार ये कौन प्रारंभ किया था? टॉमस मुनरो। कब किया था? 1820। बंबई में कौन किया था दोस्त? एलिफिस्टन। तमिलनाडु के 12 महल जिले से कौन किया? अलेक्जेंडर रीड। तो बताओ महालबाड़ी व्यवस्था कौन प्रारंभ किया था? हॉल्ट मैकेंजी। कौन किया था? कितना प्रतिशत पर किया था? 30। कितना प्रतिशत पे? चलो यानी तुम लोग को क्या हो रहा है? याद हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आप लोग। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1839। कब हुआ था? 1839। तो याद हो गया। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1839। कब हुआ? 1839। तो याद हो गया। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1839। 1839। देखो डब्बा भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई। कब हुई? 1839। तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1839। अब देखो यह कंपनी 50 लाख रुपये या 5 लाख पाउंड या 50,000 रुपया या 50 पाउंड की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। अब देखिए ये जो सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुआ था कहां? असम में। कहां हुआ था? असम में। ठीक है। इसको जो है 50 लाख या 5 लाख रुपया की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। कहां किया गया था? तथा नजीरा असम में इस कंपनी का क्या था? मुख्यालय। यानी असम चाय कंपनी का हेडक्वार्टर कहां था? नजीरा और असम। लेकिन यह कंपनी कहां स्थापित था? इंग्लैंड में। कब किया गया? 1839। लेकिन हेडक्वार्टर कहां था? असम में। असम में कहां? नजीरा असम। नजीरा असम में था। ठीक है। असम कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है। तो बोलेगा भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक
चाय कंपनी का नाम क्या है? तो असम कंपनी इंडिया लिमिटेड, असम कंपनी इंडिया लिमिटेड। तो याद हो गया, भारत की सबसे पुरानी चाय कंपनी का नाम क्या है? असम कंपनी इंडिया लिमिटेड। और ये कहाँ स्थापित था? इंग्लैंड। और हेड क्वार्टर कहाँ था? असम नजीरा। और कब किया था? 1839। तो याद हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 33। क्या देखिएगा आप लोग? 33। आपको बताए थे किसने बंगाल में, कहा? बंगाल में महालबाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू किया था। तो बताओ कहीं हॉल्ट मैकेंजी है? अभी हम आपको बताए थे कि आप बताइएगा कि महालबाड़ी व्यवस्था कौन प्रारंभ किया था? हॉल्ट मैकेंजी। कौन किया था? हॉल्ट मैकेंजी। कहाँ किया था? तो उत्तर प्रदेश आगरा, उसके बाद पंजाब और मध्य प्रांत, ठीक है। और ये बंगाल में बोल देगा तो कौन होगा? हॉल्ट मैकेंजी। कौन होगा? देखिए इसका डब्बा, इसका डब्बा थोड़ा देखना जरूरी है। क्या है? जरूरी। 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने, कब? हॉल्ट मैकेंजी। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ किया गया था? 1820। पहली बार 1792, तमिलनाडु के 12 महल। और बोलेगा आपका, बताइएगा महालबाड़ी व्यवस्था जो है पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? 1822। तो महालबाड़ी कब? महालबाड़ी कब? महालबाड़ी कब? असम में चाय कंपनी का स्थापना कब? 1800। हेड क्वार्टर इसका कहाँ था? नजीरा, असम नजीरा। बताइए इसका कंपनी कहाँ स्थापित था? इंग्लैंड। कहाँ था? इंग्लैंड। कहाँ था? इंग्लैंड। चलिए अगला, 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, क्या है? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति क्या थी? महालबाड़ी। हम दो पद्धति तो पढ़े और एक ये भी पढ़ लिए, कौन सा? महालबाड़ी। इस प्रणाली में मध्य प्रांत और क्या? पंजाब समेत ब्रिटिश भारत के लगभग कितना प्रतिशत? 30% भूभाग क्या था? शामिल। और महालबाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतबाड़ी दोनों के तत्व क्या थे? शामिल। और पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि क्या है दोस्त? त्रुटिपूर्ण है। क्या है? त्रुटिपूर्ण। यानी कहने का मतलब बंगाल में महालबाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किया ही गई नहीं गया, और क्वेश्चन में दे दिया। जब दे दिया तो मजबूरी में हमको भी क्या करना पड़ा? मारना पड़ा। तो क्या चीज के मारना पड़ा देख के? तो क्या? सिर्फ महालबाड़ी व्यवस्था। किसको? महालबाड़ी। कभी आप लोग कहीं बरतुहारी में लड़की देखने जाते होंगे तो देखते होंगे कि चलो उसका रूप बढ़िया ना है लेकिन टैलेंटेड है, तो उसी पे क्या करते हैं? उसका शादी कर लेते हैं। तो उसी टाइप से इसी पर भी इसका क्या कर दिया गया? विवाह करा दिया गया। किसके साथ? हॉल्ट मैकेंजी। सिर्फ हम किसको देखें? महालबाड़ी। ये बंगाल को क्या कर दिए? काट दिए, क्योंकि बंगाल तो था ही नहीं। क्या समझा? तो कहां कहां था दोस्त? तो उत्तर प्रदेश। कहां था? उत्तर प्रदेश के आगरा। दूसरा मध्य प्रांत, तीसरा पंजाब। क्या बोली? कौन वाला फैन? छह महीना रुक जाओ, हम अपने क्लासरूम में एसी लगवाएंगे, ठीक है? हाँ, तो अभी थोड़ी थोड़ी ना हो सकता है, वो सब खराब है। देखो पहली बात तो यहाँ जो क्लास है इसमें तुम ही लोग इतना स्टूडेंट बैठता है, बाकी कोई आता है 2-3 गो पढ़ता है, ठीक है? तो उधर का कुछ लोग को मतलब नहीं है। अब हमको मतलब है तो हम ठीक कराएंगे उसको। अब पता नहीं हमको, अब हमको जरूरत है तो हम उसको ठीक कराएंगे, तो उसको वक्त चाहिए। क्या चाहिए? ठीक है, उससे बात करते हैं। इधर आ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ, जाओ पंखा उधर घुमा लो। किसको? एगो आता है ना? चलो, कहाँ कुछ लाइट से कहाँ कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना? इससे थोड़ा सा बर्दाश्त करो, ठीक है? हाँ, अब इसको बंद करेंगे तो फिर इस पे लाइट नहीं आएगा। क्या समझा? हाँ, आंख बंद कर लो, बांध लो पट्टी। आंख से क्या काम है? चलो
तुम लोग समय मेरा बर्बाद नहीं करो। चलिए अब शांत हो जाइए, पढ़िए चुपचाप, ठीक है। देखो बोलेगा जजमानी, क्या है जजमानी, तो ये क्या होगा उत्तर भारत, क्या होगा उत्तर भारत। बोलेगा बारह बलूट तो क्या होगा महाराष्ट्र, क्या होगा महाराष्ट्र। बोलेगा मिरासिस तो क्या होगा तमिलनाडु, क्या होगा तमिलनाडु। मिरासिस बोलेगा तो तमिलनाडु, और अडाडे बोलेगा तो कर्नाटका, क्या हो जाएगा कर्नाटक। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2। चलिए याद कीजिए, जजमानी बोलेगा तो जजमानी, 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 जजमानी। 12 बलूट, 12 बलूट, 12 बलूट। मिरासिस, मिरासिस, मिरासिस। अडाडे, अडाडे, अडाडे। जजमानी, जजमानी। 12 बलूट, 12 बलूट। मिरासिस, मिरासिस। अडाडे, अडाडे। चलिए क्या बोला, ये जगह है, ठीक है। ये जजमानी जो है उत्तर भारत में है, कहां है उत्तर भारत। जैसे 12 बलूट कहां पड़ता है महाराष्ट्र में, कहां पड़ता है महाराष्ट्र। ये मिरासिस कौन सा क्षेत्र में है तमिलनाडु। अडाडे कहां है कर्नाटक, कहां है कर्नाटक। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर देखिए 35, कितना देखिएगा। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है, कितना होता है 40। चलो एक बताओ, तुम लोग करंट अफेयर पढ़ रहा है, भारत जो है अपना सैन्य खर्च में कितना नंबर पे है, रैंक पे बताओ तो कितना, 5वां। कितना पे है, क्या पढ़ता है तुम लोग, ठीक है, खाली घर में जाके मोबाइल देखता है। अब बोलेगा कि रिजल्टे नहीं हो रहा है, पढ़ेगा तब ना होगा। 35, 36 देखो, अभी तो हम पूछेंगे, आज तो पूरा पूछेंगे। नीतीश ये इसका पर्दा वाला डंडा खोलो तो। चलो देखिए 36 नंबर, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अब्बा सिद्धांत, कौन सा अब्बा। इसी को हम लोग ड्रेन थ्योरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी, जो बोला था कि भारत से एक बहुत बड़ा धान कहां जा रहा है इंग्लैंड, कहां जा रहा है इंग्लैंड। धान के बहिर्गमन का सिद्धांत कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी। कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी। तो बोलेगा ड्रेन थ्योरी कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी। और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी। तो चलो चारों याद करो। ड्रेन थ्योरी कौन दिया, ड्रेन थ्योरी कौन दिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया कौन दिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया कौन दिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया कौन दिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन दिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन दिया। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया कौन दिया, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का कितना बार अध्यक्षता किया था, 3 बार। कितना बार, 1886, 1893, 1906। के कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। तो चलो देखो, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है। तो देखो पहला बोल रहा है देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, गलत बात है। क्या है, गलत। यानी देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, गलत। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यह क्या था, सही। तो ड्रेन थ्योरी में क्या है, भारत का राष्ट्रीय संपदा एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद किसको निर्यात कर दिया जाता था, ब्रिटेन को। किसको निर्यात कर दिया जाता था, ब्रिटेन को, ठीक है। उसके बाद जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं,
कहने का मतलब ये सामान हम ब्रिटेन भेज दिए और इस सामान के बदले में हमको कुछ नहीं मिला। यही बात बोला था ड्रेन थ्योरी में। कौन बोला था? दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने ही बोला था कि भारत से एक बहुत बड़ा धन का बहिर्गमन हो रहा है। क्या हो रहा है? यानी कि यहाँ का सामान तो वहां जा रहा है और बदले में हमको बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है। क्या मिल रहा है? और ये कौन बोला था? दादा भाई नौरोजी। और वो एक सिद्धांत दिया था ड्रेन थ्योरी। क्या दिया था? ड्रेन थ्योरी। उसी को बोलते हैं अपवाह सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अब ड्रेन थ्योरी कहीं नहीं दिया रहेगा, वहां रहेगा अपवाह। तो मारिएगा ना, अपवाह सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। चलो आगे, ठीक है, आगे डब्बा भी थोड़ा सा पढ़ा देते हैं तुमको। धन के बहिर्गमन या अपवाह या तो ड्रेन थ्योरी। क्या है? ड्रेन थ्योरी। राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति और माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। यानी भारत से धन संपत्ति और माल का कहां जाना? इंग्लैंड। कहां जाना? इंग्लैंड। जिसके बदले में भारत को कोई इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं था। कहने का मतलब मेरा सामान तो वो ले रहा है लेकिन बदले में हमको कुछ नहीं मिल रहा है। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफल निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। तो क्वेश्चन पूछता है धन के बहिर्गमन के सिद्धांत किसको माना जाता है? दादा भाई नौरोजी। किसको माना जाता है? अब देखिए, उन्होंने, किन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख और पुस्तकों या पैम्पलेट या पेपर्स में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी बताएं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया कौन लिखा? दादा भाई नौरोजी। दूसरा, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी अभी बताएं, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया कौन लिखा? दादा भाई नौरोजी। अगला, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी कौन लिखा था? दादा भाई नौरोजी। अपने माध्यम से अपवाह सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन। तो ये पत्र या पत्रिका 3 गो पढ़े दादा भाई नौरोजी का। एक तो पढ़े ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया कौन लिखा था? ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया कौन लिखा था? दूसरा पूछेगा कि द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया कौन लिखा था? दादा भाई नौरोजी। तो याद हो गया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन लिखा? दादा भाई नौरोजी। तो ये तीनों पत्रिका को अपने जहन में क्या करना है? पिरो लेना है। क्या करना है? पिरो लेना है, समाहित कर लेना है, और क्या करना है? अपने आप को उसको खपा देना है। क्या करना है? देखिए 37 नंबर, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? निकास बोले तो धन का निष्कासन। क्या हो जाएगा? धन। तो धन का निष्कासन कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ए 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कितना देखिएगा? 38। ठीक है, 38 देखिए आप लोग। अंग्रेजों के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अंग्रेज। वही अंग्रेज जो भारत की नींव रखा था 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध के समय में रॉबर्ट क्लाइव ने भारत पे यहाँ क्या किया था? प्रभुत्व स्थापित करना चाहा और किया भी, और 1947 तक ये क्या किया था? यहाँ रहा था। क्या किया था? रहा था। ठीक है, चलिए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। यानी अंग्रेजों के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अंग्रेजों के। भारत में आर्थिक दोहन, कौन सा? आर्थिक। जैसे ये टर्म दिखेगा ना आर्थिक दोहन, क्या मार दीजिएगा? दादा भाई नौरोजी। आर्थिक दोहन क्या मारिएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 39 में देखिए, ठीक है, लिखा है ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन क्या था? अनुकूल। और धन की निकासी का स्वरूप और प्रतिफल क्या था? निर्यात। आगे क्या लिखा है? ठीक है, अच्छा कूट दिया हुआ है, लिखा है ए और आर दोनों सही। आर ए का क्या है? सही व्याख्या है। क्या है? सही। ठीक है, क्या है? सही व्याख्या। ये डब्बा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना? देखिए, कहाँ गया क्वेश्चन? फिर से लाओ। हाँ,
देखो लिखा है ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन क्या था, अनुकूल था। अनुकूल मतलब क्या, क्या था? नहीं नहीं, कहने का मतलब ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, लेकिन ये दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी में दिया था। लेकिन और कहां कोई इसका बोल रहा था इसके बारे में, ये तो अपने सिद्धांत में दिया था। कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। और धन की निकासी का स्वरूप क्या था? ओ प्रतिफल। जो धन का निकासी हो रहा था वो अप्रतिफल था, यानी यहां से जो धन वहां जा रहा था उसके बदले में हमको कोई भी चीज नहीं मिल रहा था। अंग्रेज से भी तो हमको बहुत कुछ फायदा हुआ था ना। तो ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी में बोला कि धन का भारत में जितना धन है उसके बदले में हमको नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये नीचे लिखा है धन की निकासी का स्वरूप क्या था? वो प्रतिफल। और अगर प्रतिफल रहता तब ये गलत है, वो प्रतिफल सही है। जितना हमारे पास धन का निकासी हो रहा था उसके स्वरूप में हमको निर्यात नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसका आप डब्बा बोल रहे थे, देखने दिखा देते हैं। देखिए बहिर्गमन, आंसर ए होगा। ए है ना, ए और आर दोनों सही है। आर ए का क्या है? सही व्याख्या है। नहीं समझी क्या? फिर से समझाएं क्या? तो वो तो धन नहीं, वो बहुत चीज व्यापार में था कि बहुत चीज हमको भी मिल रहा था उसको भी मिल रहा था, लेकिन हमारा जो धन का निष्कासन जो जा रहा था उसके बदले में उतना चीज नहीं आ रहा था। अगर हम ये मोबाइल एंड्रॉयड दे रहे हैं तो उधर से 2000 रुपया वाला नोकिया मोबाइल भेजता था। कहने का मतलब ये था। क्या था? हाँ, और ये दादा भाई नौरोजी ऐसा ड्रेन थ्योरी में बोला था। ठीक है, ये थोड़ी ना मान लिए कि हमको भी फायदा कुछ नहीं हो रहा है। क्या समझा? ठीक है, चलिए देखिए बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई आर्थिक वाणिज्यिक प्रतिलाभ नहीं। इसके देखिए समतुल्य लिखा है ना, उसके समतुल्य में नहीं मिल रहा था। ठीक है, हाँ ठीक है। ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन क्या था? अनुकूल था। यानी ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार क्या था? संतुलन क्या था? अनुकूल। क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक क्या होता था? निर्यात होता था। कहने का मतलब हम जितना चीज नहीं ले रहे थे उससे ज्यादा हम क्या कर रहे थे? निर्यात कर रहे थे। तो मेरा व्यापार बढ़ रहा था ना, खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अगर हम जो है बहुत सारा आम का पेड़ लगा लिए और आम का पेड़ लेने वाला बिहार में कोई हुआ ही नहीं तो हमको घाटा होगा कि नहीं? वो हम आम जो है कहाँ भेज रहे थे? इंग्लैंड। तो कहने का मतलब यही हुआ, इसीलिए क्या था? अनुकूल था। क्या था? अनुकूल। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के धन के निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में, कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण और पूंजी निवेश के रूप में क्या होता था? प्राप्त होता था। परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश के विकास नहीं बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। क्या था? शोषण। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास ने वो प्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया और 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक साधनों में लगाए गए जैसे रेलवे सड़क। कौन सा? रेलवे, व्यापारिक जहाज, खनिज उद्योग, कोयला, सोना, वित्तीय संस्था, बैंक, बीमा, वित्तीय निगम, जो अंग्रेजी उद्योगों के क्या थे? अनुपूरक थे और उनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का क्या कहा? अनिष्ट। क्या कहा? तो क्वेश्चन पूछेगा दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के अनिष्टों का क्या कहा? अनिष्ट। क्या कहा? अनिष्ट की संज्ञा दी और इसे भारत का निर्धनता का मुख्य क्या बताया? कारण बताया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बता दिए थे क्या? चलिए 40 देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो उपनिवेशवाद का क्या? आर्थिक आलोचक। तो ये जानते हैं इसमें सारा होगा दादा भाई नौरोजी।
जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त। एकदम रट लो। बताओ भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन कौन थे? बताओ। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त। फिर से बताओ, भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त। तो तीनों नाम नहीं ना भूलिएगा, बस याद रखिएगा। भारत में उपनिवेशवाद का क्या था? आलोचक। क्या था? आलोचक। आलोचक मतलब समझ रहे हैं ना? आलोचना करना। क्या करना? आलोचना। ठीक है। तुम्हारे बारे में बुराई करेंगे। क्या करेंगे? बुराई। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 41। अब लास्ट ही है। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो देखो कौन नहीं करता था, अभी बताए थे। आरसी दत्त करता था, बाल गंगाधर तिलक करता था, एमजी रनाडे करता था, लेकिन सैयद अहमद खां नहीं करता था। यह VVI क्वेश्चन है। ठीक है। उत्सारण सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रेन थ्योरी। बताइए उत्सारण सिद्धांत को क्या बोलते हैं? बोलो, उत्सारण सिद्धांत को क्या बोलते हैं? बताओ, उत्सारण सिद्धांत को क्या बोलते हैं? बताओ। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया का लेखक कौन था? दादा भाई। बताओ। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक कौन था? बताओ। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया का लेखक कौन था? याद हो गया? ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, दादा भाई नौरोजी। चलिए अब देखिएगा, उत्सारण सिद्धांत में आरसी दत्त था, बाल गंगाधर तिलक था और एमजी रनाडे था, लेकिन सैयद अहमद खां नहीं था। ठीक है। चलिए अगला देखिए, सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। किसके प्रति था? ब्रिटिश शासन। यानी सैयद अहमद खां जो है ब्रिटिश शासन के प्रति क्या था? वफादार। और मुस्लिम समाज को विकास हुए भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही क्या मानते थे? संभव। अतः दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। यानी ये सैयद अहमद खां जो है दादा भाई के ड्रेन थ्योरी का ये सिद्धांत को मानता नहीं था। चलिए अब देखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा गया था? तो 1901। और ये 1901 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। क्या लिया था? भाग लिया था। क्या लिया था? भाग। तो पूछेगा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक कौन है? बताइए। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और ये कांग्रेस का कितना बार अध्यक्ष किया? 3 बार। एगो 1886, एगो 1893, एगो 1906। KLK। ठीक है। चलिए आगे 43 नंबर क्वेश्चन। कितना है? 43। दिख रहा है तुम लोग को? ठीक है। देखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। तो बताओ ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया कौन लिखा था? ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 44। कितना है? 44। देखिए, पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन है दादा भाई? कब लिखा बताइए तो? 1901। ठीक है क्या? बहुत तो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पे चुनाव लड़ा था। क्या था? एकदम VVI क्वेश्चन है। क्या है? VVI। तो कौन सा दल था? उदारवादी दल। कौन सा था? यानी उदारवादी दल। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस टिकट पर चुनाव लड़ा था? उदारवादी दल। कौन सा? उदारवादी। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा 46, ठीक है। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने, क्या करने, खोखला के सिद्धांत के बारे में पुस्तक कौन लिखा था? दादा भाई नौरोजी। कौन लिखा था? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 47, क्या है? 47, ठीक है। अनुद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुआ, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को क्या कर दिया? तेज। क्या कर दिया? तेज। तो दोनों हो जाएगा, ए और दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्या है? 48 लिखा है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। सही बात है, किया था ना। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास को क्या किया था? जगाया, लेकिन जग नहीं पाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर क्या किया? सर्वोपरि क्या दिया? जोर दिया। क्या दिया? जोर दिया, ठीक है। चलिए, तो इसका कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, हाँ, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? एक होगा खाली, ठीक है। बताए थे ना, क्या होगा? एक ही होगा। बताए थे सिर्फ ये वाला होगा। देखिए, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, बस यही बात किया था ना। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। सारे भारतीयों में आत्मविश्वास जग गया क्या? नहीं ना जगा। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। जितना सामाजिक बुराई था सब पर जोर दिया क्या? नहीं ना। बस यही ना बोला कि धन का एक बहुत बड़ा निष्कासन कहाँ जा रहा है। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 49। अब लास्ट है, क्या है? लास्ट। तुम लोग एकदम अंतिम देखो, ठीक है, उसके बाद पूछेंगे भी, ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को। गर्मी कितना लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 49, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कौन किया था? कार्ल मार्क्स। कौन किया था? कार्ल मार्क्स। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्त, ठीक है। ये कि हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बस उतना तुम अपने आप को समाहित कर लेगा तो काफी है। क्या समझा? बहुत बड़ा चीज है ये, ठीक है। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कौन बोला था? कार्ल मार्क्स। कौन बोला था? दादा भाई नौरोजी कौन सा थ्योरी दिया था? ड्रेन थ्योरी। कौन दिया था? धन का निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन इंडिया कौन लिखा था? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया कौन लिखा था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 51। क्या है? 51, ठीक है। 51 में बोल रहा है, ठीक है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए? विचार। क्या कीजिए? विचार कीजिए। क्या कीजिए? तो देखिए, औरंग जो है राजकोष का प्रभारी था? नहीं, औरंग राजकोष का प्रभारी नहीं था। बेनियान जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय क्या था? एजेंट था। तो याद रखिएगा, बेनियान क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। तो बताओ बेनियान क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। तो बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट कौन था? बेनियान। अगला, राज्य का नामित राजस्व दाता कौन था? मीरा सीदार। कौन था? मीरा सीदार। तो फिर से बताओ, राज्य का नामित राजस्व दाता कौन था? मीरा सीदार। बस रट लो ये चीज एकदम। मीरा सीदार क्या था? राज्य का नामित राजस्व दाता। राज्य का नामित राजस्व दाता, और कोई उपाय ही नहीं है समझाने का, ठीक है। मीरा सीदार कौन था? राज्य का नामित राजस्व। और ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट कौन था? बेनियान। कौन था? बेनियान। कौन था? ठीक है। देखिए एक बार, ठीक है, देखिए औरंग अभी पढ़े थे ना, औरंग फारसी का शब्द है। औरंग कैसा शब्द है? फारसी, ठीक है। फारसी का अर्थ मतलब क्या होता है? गोदाम।
क्या होता है? तो ओरंग मतलब क्या होता है? गोदाम। क्या होता है? यहां पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था, मतलब कोल्ड स्टोरेज सबका नाम सुना है ना, ठीक है, स्टोर करना। ध्यातव्य है कि औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं यानी वर्कशॉप्स, किसमें? वर्कशॉप के लिए भी किया जाता है, बेनियान। अब औरंग किसके लिए किया जाता है? वर्कशॉप। किसके लिए? वर्कशॉप। या माल का भंडार, क्या बोलिएगा? माल का भंडार, ठीक है। अगला है बेनियान, जिसको क्या बोलते हैं? बनिया। क्या बोलते हैं? बनिया। पारंपरिक वणिक समुदाय के क्या था? व्यापारी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी और भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का क्या करता था? काम। तब बेनियान किसके किसके बीच में मध्यस्थ करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय सरकार, भारतीय के बीच में क्या करता था? वो मध्यस्थ करता था, ठीक है। अब देखिए मिरासी अरबी शब्द है। मिरासी कैसी शब्द है? तो औरंग कैसा शब्द है? औरंग कैसा शब्द है? अब मिरासी कैसा शब्द है? अब देखिए जिसका अर्थ है उत्तराधिकार होता है, मिरासी का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकार, ठीक है। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदार, सरकार द्वारा मिरासीदारों का राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखिएगा? 52। क्या है? 52, ठीक है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, क्या? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। क्या था? तो बताइए, भारत आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। भारतीय कृषि का फिर से बताओ, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है। चलिए डब्बा थोड़ा सा देख लेना आप बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 लास्ट ही है ना। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर बड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। फिर से देखिए, औद्योगिक क्रांति के द्वारा, किसके द्वारा? औद्योगिक। और कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या क्या करता है? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। क्या हो गए थे? नष्ट। देखिए डब्बा वाला, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योग, भारतीय कुटीर मतलब क्या? छोटा। बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अनौद्योगिकरण का काल कहते हैं। इसके लिए अग्रलिखित नीतियां उत्तरदायी थी। पहला, भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना। तो भारत पर क्या करना? मुक्त व्यापार नीति को लागू करना। और दूसरा था भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी। क्या था? अत्यधिक। तो भारतीय माल पर क्या था? अत्यधिक चुंगी। तो ये 2 चैप्टर मेरा खत्म हो गया। कहने का मतलब आज मेरा टोटल कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया? 5। कितना चैप्टर हो गया? 5, ठीक है। और कल जो मेरा चालू होगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति प्रारंभ होगा। यहीं पे हम लोग मंगल पांडे से मिलेंगे, यहीं पे हम लोग झांसी की रानी से मिलेंगे, यहीं पे हम लोग नाना साहब से मिलेंगे, और यहीं पे हम लोग वीर कुंवर सिंह से मिलेंगे, ठीक है। सबसे कहाँ मिलेंगे? 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति। तो बताओ 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुआ था? 12 जून 1857। कहां से प्रारंभ हुआ था? देवघर के रोहिणी गांव। देवघर के कौन सा इन्फेंट्री भाग लिया था? 32वीं। कौन लिया था? बताओ। दानापुर मुजफ्फरपुर में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुआ? 20 जून 1857। 20 ना, ठीक है, 20, ठीक है। कौन कौन सा इन्फेंट्री भाग लिया था? 7वीं, 8वीं और 40वीं। तुम और घर से घूम के आओ, ठीक है, बिना मतलब का घर जाता है। हाँ चलो बताओ, बाबू कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था?
26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1800। बताओ प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। अंग्रेज और किसके बीच में? सिराजुद्दौला। अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। चलो बताओ ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? अल्मीडा। कौन लाया था? विवाह नीति कौन लाया था? अल्बुकर। कौन लाया था? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कौन छीना था? अल्बुकर। कब छीना था? 1510। कब छीना था? 1510। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 48। दूसरा कब हुआ? 49 से 54। तीसरा कब हुआ? 56 से 63। 56 से 63। बोला पहली बार जो है अंग्रेज अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में। कहाँ खोला था? कब खोला था? 1611। कब खोला था? 1611। बताओ पहली पुर्तगाली अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? कोचीन। जोर से बोलो कहाँ खोला? 1503। 1503। बताओ पहली बार भारत कौन आया था पुर्तगाली? वास्को डी गामा। कब आया? 20 मई 1458। 20 मई 1458। बताओ बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। दूसरा कौन था? सुजाउद्दीन। तीसरा कौन था? सरफराज। चौथा कौन था? अलीवर्दी। पांचवा कौन था? सिराजुद्दौला। छठा कौन था? मीर जाफर। सातवां कौन था? मीर कासिम। आठवां कौन था? मीर जाफर। नौवां निजामुद्दौला। 10वां सैफुद्दौला। और 11 मुबारकुद्दौला। 11। बताओ ढाका से मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद अपनी राजधानी कौन लाया था? मुर्शिद कुली खां। कौन लाया था? मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर बोलेगा तो मीर कासिम। कौन लाया था? मीर कासिम। कौन लाया था? मीर कासिम। चलो बताओ एक क्वेश्चन, ठीक है। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? गिरिया का युद्ध बोलेगा तो 1740। बताओ अलीगढ़ का संधि कब हुआ था? 1757। 1757। अलीगढ़ का संधि बोलेगा तो 1757। बताओ बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो। और त्रिगुट सेना के तरफ से कौन था? मीर कासिम। अवध का नवाब सुजाउद्दौला। और कौन था? शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की पहली संधि कब हुआ? 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुआ? 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की कौन सी संधि में शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया का वार्षिक पेंशन? कौन सा? पहला। कौन से में? पहला में। कौन से में? पहला में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। अगला बताइएगा सहायक संधि कौन दिया था? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के तहत पहला राज्य कौन था जिसको मनाया था? कौन था? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। दूसरा कौन था? दूसरा मैसूर। दूसरा। तीसरा तंजौर। चौथा अवध। पांचवा बरार। अगला भोसले। उसके बाद सिंधिया। उसके बाद बूंदी और मछेड़ी। सहायक संधि जो लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल क्या था? 1798 से 1805। बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कौन दिया था? डलहौजी। कौन दिया था? डलहौजी। कौन दिया था? डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलेगा तो डलहौजी। बताओ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किसको सबसे पहले मिटाया था? सतारा। कब मिलाया था? 1848। सतारा के बाद जैतपुर के बाद संबलपुर के बाद बघाट। बघाट के बाद उदयपुर। उदयपुर के बाद झांसी। या झांसी के बाद नागपुर। झांसी के बाद नागपुर। चलो बताओ पहली बार रेल चली थी भारत में किसके शासनकाल में? कितना किलोमीटर? 34। कितना किलोमीटर? 34। कितना किलोमीटर? चलो अब छोड़ दें, बंद करो। पानी पिलाओ कोई पहले। ठंडा पानी है? ठंडा पानी है?